बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं, दायरे गैर वालों के लिए स्पैशल दुआएं। उन्होंने लिए तो तुहानू पता मैं दिलों दुआ करना तुहाडे लिए भी करना। और तुसी तो मैं इक्को जी गल ना, वो भी साडी इक्को जी गल है, लेकिन उन्हें हमारी दुआओं की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा देखिए, जो मुज़ाकरात हैं अब इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी। वो ज़ाहिर है जिन लोगों ने वहाँ गए हैं, जो सहाफ़ी, और जाके उन्होंने वहाँ पे मनोरंजन फरमाया है और तगड़ा मनोरंजन फरमाया है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कल मैं देख रहा था कि जो गैर मुल्की सहाफ़ी आए हुए थे और पाकिस्तानी सहाफ़ियों में फ़र्क क्या था। गैर मुल्की सहाफ़ी ख़बरें कोट कर रहे थे, जी आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, वो वफ़द आ गया है, वो वफ़द आ गया है। और हमारे सहाफ़ी क्या करते हैं, यहाँ पे वाईफाई है जी बहुत अच्छा, और यहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाना बहुत मज़ेदार है, और यहाँ पे सबको बहुत फैसिलिटीज़। मतलब वो जेड़े भुखे होंदे ने भुखे आंगर गल्लां करदे ने, रजे आंगर गल्लां करदे ने। फिर मैं एक ईरानी खातून सहाफ़ी का देख रहा था जिसने अबाया पहना हुआ था और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग कर रही थी। कुछ और ख़वातीन को देखा जो बड़ी ढपी ढपाई थी और वो कर रही थी। मुझे लिबास पे मेरा वो नहीं है भाई, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पाए सानू है देना की, लेकिन मेरा ये यकीन है कि आपके लिबास में डिसेंसी नज़र आनी चाहिए। आप लिबास वो पहने जिससे आप डिसेंट नज़र आए, ये ना नज़र आए कि कोई मतलब हुणे कोई मतलब तार दे उत्ते टुरन लग पेगा तो इंज करके दिखाएगा कि देखें मैं तार पे चल सकता हूँ, या कोई दो गेंदों के ऊपर पैर रख के घूमता हुआ दिखाएगा कि जी मैं हूँ। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस सारे अमल के दौरान एक ख़बर ब्रेक नहीं की। पाकिस्तानी लोग जो ख़बर लेते रहे वो या वो CNN BBC से लेते, या वॉइस ऑफ अमेरिका से लेते, या सोशल मीडिया से। इससे अंदाज़ा करें कि हमारे वहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ियों का म्यार क्या था। और जिमें कोई चौधरियों के व्याज कमी नहीं चले जाते, सबको नहीं मैं कह रहा, सब ना मेरी मुराद सबसे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ बैठ के रिपोर्टिंग मुज़ाकरात के बजाय अपने आकाओं को खुश कर रहे थे कि देखो जी हम आपकी कैसी बात कर रहे हैं सर, हम देखे आपने मुझे बुलाया था, हमने देखे कैसी बात की। खैर वहाँ पे जो लोग गए हुए भी थे उसकी सिलेक्शन पे भी मुझे थोड़ा सा तो खैर एतराज़ है, लेकिन मैं एतराज़ करने वाला कौन हो ना भाई, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ठीक है जो गए जिन्होंने किया। लेकिन मैंने वैसे एक बात की, खातून सहाफ़ी के लिबास पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो उनका अपना ज़ाती मामला है कि वो कैसे लिबास में जाएं, क्या फिरें, क्या करें, ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। और अगर कोई शख्स अपनी इज़्ज़त व तकरीम और अपनी उसको जिस नज़र से वो देखता है वो उसकी मर्ज़ी है। फिर जो लोग उनसे जिस नज़र से देखते हैं ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे नज़र आना चाह रहे थे। मैं किसी खातून सहाफ़ी, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है गरीदा फ़ारूकी साहिबा के लिबास के वाले से, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, वो उनका निजी मामला है और वो जाने और उनका अपना वो जाए। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर कमेंट करने वाले ना। मैं वैसे भी मैं कोई इतना जजमेंटल नहीं हूँ लोगों के लिए, हर शख्स की अपनी ज़िंदगी। बहरहाल जो पाकिस्तानी मीडिया है ओवरऑल अगर देखा जाए प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के हवाले से, तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत मायूस किया। उसने एक ख़बर ब्रेक नहीं की, एक ख़बर अंदर की नहीं दी। जो अंदर की खबर आई वो CNN से आई, BBC से आई, फॉक्स न्यूज़ से आई, वॉइस ऑफ अमेरिका से आई। पाकिस्तानी नहीं दे सके। हाँ पाकिस्तानी ने जैसे खाना बहुत चंगा गया, बिरयानी की प्लेटा बड़ी चंगी ने, बिरयानी बड़ी मज़ेदार गरम गरम बिरयानी है, पता नहीं कीमे वाले नान थे या नहीं थे जिससे उनका मैदा भरता। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई, कहा समझा ये जा रहा था कि आज इतवार के रोज़ भी मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जिस तरह अलग सुबह अमरीकी नायब सदर वापस गए और फिर ईरानी वफद वापस गया, तो उससे तो ये समझ आ रहा है कि जैसे कोई मामला को बनया नहीं, को गल नहीं बन सकी और अमेरिका खाली हाथ लौट गया है और ईरान ने उसे सीधा सीधा ठेंगा दिखा दिया। ज़ाहिर है इतने बड़े मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जेस्चर तो जाना चाहिए ना जिससे ये लगे कि भाई मामला, लेकिन हनूज़ दोनों फरीक अपनी जगह खड़े हैं। ये ज़रूर हुआ है कि इन मुज़ाकरात के बाद आबना हरमुज़ जो है वो खुल गई है और आज वहाँ से कोई तकरीबन काफ़ी कोई 20 लाख बैरल के जो तेल है वो कोई 10-12 जो है बड़े शिप्स जो गए, जिसका मतलब है कि जो तेल की मंडी है उसमें करोड़ों बैरल तेल चला गया है। और ये तेल
जो मौजूदा सस्ता तेल है उसके मुताबिक है, जो मेरा अंडर $100 के करीब है, जिसका मतलब ये है कि जो ममालिक इस दिहाड़ी लगा रहे हैं पेट्रोल की, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पूरी कौम की पे हातम ताई की कब्र पे लात मारी, उन्होंने 400 तक पेट्रोल लेके गए और 1200 रुपये कम करके उन्होंने कहा कि देखे मैंने कितना बड़ा काम किया। इंज जिमें बंदे किसी का ढिड्डी तुसी छुरा वाड़ दो तो चीकन मार रहे हो तो कोई तरह जब बाहर कट के देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम कर दिया, छुरा तो घुसा हुआ है और क्या आपके पेट में है। पेट्रोल पूरी दुनिया में, आप अंदाज़ा करें कि ईरान ने इस जंग के दौरान अपने मुलाजमिन की तनख्वाह में 60% इजाफा किया है। ये वो ईरान है जिसके 120 अरब डॉलर जो हैं वो उसमें हैं मुंजमद हुए हुए। उस ईरान ने अपने अवाम के फलाह बहबूद के लिए ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, नए स्कूल बंद किए और तनख्वाहें 60% और बढ़ा दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बड़े करोड़ों के इश्तहार अब तक छप चुके हैं कि हम मुफ्त सब्सिडी तेल की मिलेगी और वो कार्ड बनेंगे और हर मोटरसाइकिल वाले को पता नहीं 1000 रुपये मिलेगा और वो होगा। अभी तक किसी को 1 लीटर तो दूर की बात है, लीटर दे कतरा नहीं मिले हूँ तिकर। यानी आप रंगबाजियों का अंदाज़ा करें कि किस लेवल की रंगबाजी हैं, किस लेवल के ये लोग जो हैं ये वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये सुन लें कि जब मुज़ाकरात ये अब जो ख़त्म हुए हैं, इसमें कहा यह जा रहा था कि भाई किसी हद तक मामला बेहतर हो जाएंगे, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, वो जड़ा अमेरिका च बैठा है ना ट्रंप, उन्हें तो भाईजान सीधी सीधी जी है, उन्हें एक एक खबर उसके इल्म में होती थी। अमरीकी मीडिया जो वफद था वो मैंने लगता पानी भी ट्रंप को पूछ के पी रहा सी। और यही वजह है कि बहुत सारे मौक़ों पे जेडी वेंस जो थे वो इस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते थे, लेकिन ट्रंप की ज़िद और ट्रंप की नफ़रत जो है वो बीच में आड़े आ गई। अदरवाइज़ ये तय हो गया था दोनों ममालिक के दरमियान के इनिशियली ईरान के जो मुंजमद हैं उनमें से कुछ रकम जारी कर दी जाएगी। इसके जवाब में ईरान ने भी अपना हुर्मुज़ खोलने की यकीन दहानी करा दी थी। फिर यूरेनियम के ऊपर जो बहस चल रही थी, जो रफड़ लड़ाई चल रही थी, उस पे भी किसी हद तक ईरान ने ये श्योरिटी दी थी कि वो अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो उसको स्लो डाउन फ्रीज़ कर देगा, लेकिन जो तवानाई के लिए उसकी काम चल रहा है वो नहीं रुकेगा। वहाँ पे भी जेडी वेंस के अंदर एक नरमी थी कि ठीक है, अगर बैनुल-अक़वामी इदारे इस बात की श्योरिटी दे देते हैं कि आप अपने एटमी प्रोग्राम पे काम नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर ट्रंप आड़े आया और उसने कहा कि नहीं, मुझे यूरेनियम पे मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा चाहिए। तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि आपने हुर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं वो अभी तक बिछी हुई हैं। ईरान ये कहता था कि मुझे क्या कहते हैं टाइम चाहिए ताकि मैं उसे साफ़ कर सकूं। इस टाइम सैकड़ों जहाज़ जो हैं तेल से लदे हुए इस इंतज़ार में कि आपने हुर्मुज़ में से सर्टिफिकेट ये मिल जाएगा, इट्स क्लियर ना हो तो फिर बात आगे जाए। लेकिन अभी तक जो क्या कहते हैं सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि जनाब अली अभी आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हुई। डेडलॉक अभी तक बरकरार है। ईरान के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ, उन्होंने कहा कि जी हूँ अमेरिका दी वारी है, बड़ी हो गई, असी जो करना सी कर लिया, असी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने बता दिया, हमने जनाब उन्हें बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। और हमने यहाँ तक भी कह दिया कि जनाब अली आप 2 कदम आगे बढ़ें, हम आपसे 4 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें आप एतमाद दें कि आप हमसे जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। उसमें फिर मुख्तलिफ ममालिक का रोल भी सामने आया, चीन का और सऊदी अरब का भी रोल सामने आया कि जी उनसे जो है हम उनको सालिस मान लेते हैं। लेकिन ये चूँकि अभी इनिशियल है, अभी बात आगे नहीं बढ़ी, डेडलॉक अपनी जगह पे कायम है। और जो ईरान के, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के जो स्पीकर हैं जो इसकी क़यादत कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने 2 जंगें लड़ी हैं, ਹੁਣ सानू किसी ते एतबार नहीं गा, तो अमेरिका तो भूल ही जाओ कि कोई सानू एतबार हो सकता है। हमें तो पहले आप एतबार दिलाएं, आप ऐसा रोल प्ले करें
कि जनाब अली हम आप पे ट्रस्ट करें तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तुसी गल करो चंगी, असी 2 गल चंगी करेंगे। तो अभी जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जेडी वेंस कुछ नहीं लेके जा रहे, खाली हाथ वापस लौट गए। ईरान ने उन्हें कोई चीज़ देने से इनकार कर दिया है। और अमेरिका के अंदर जो क्या कहते हैं, उन्होंने जाते हुए जो एक बात की कि हमने फ़ाइनल ऑफ़र दे दी है। अब ये फ़ाइनल ऑफ़र क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका ने क्या फ़ाइनल ऑफ़र ईरान को दी है। क्योंकि जो ईरान और अमेरिका में बुनियादी जंग है, जंग तो ईरान और अमेरिका की थी नहीं, ये तो जंग इसराइल की और ईरान की थी, जिसको ये अमेरिका ने फिर टेक ऑफ किया है। और अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने उसको क्या कहते हैं साइडलाइन कर दिया है। अब वो बगल बच्चे पे प्रेशर जब बढ़ा है तो मंगल को लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात अमेरिका में होंगे। आप इस बात को समझें। तीसरी बात यह कि इस सारी गेम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के इस मुज़ाकरात में जो किरदार है, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हुआ और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से सारे जो है इसको वो किया। लेकिन जेडी वेंस जाते हुए कोई इतने खुश नज़र नहीं आए। पाकिस्तान से नहीं कह रहा, लेकिन जेडी वेंस इस सारे सूरत हाल से कोई खुश नहीं गए। और उन्होंने जाते हुए कहा कि जी मैं तो ये चाह रहा था कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन हमने अपनी ऑफ़र्स दे दी हैं, हमने उन्हें बता दिया कि जनाब अली हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने भी बता दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी जंग बंदी, ये मैं आपको बता दूं, जंग बंदी कोई अभी मुस्तकिल नहीं हुई। और ईरान अमेरिका की जो ये धमकी है कि अगर ये मुज़ाकरात किसी बनने नहीं लगे तो फिर असी सीधे हो जाएंगे, वो अभी कायम है। अमेरिका की फ़ौजें खलीज में मौजूद हैं, अमेरिका के अड्डे अभी तक वैसे ही बहाल हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि इस ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो थोड़ा सा करीब हुए हैं, और सऊदी अरब ने गल समझ आई है कि साड़ी हिफाजत जी है अमेरिका नहीं कर सकता। वैसे तो मुसलमान का ये यकीन होना चाहिए कि हमारी हिफाजत अल्लाह ही करता है, लेकिन चलो सऊदियन हो सकता है उनका अल्लाह तो वैसे ही करीब है, वो कहते हैं ईरान भी करीब हो। लेकिन अब पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान ने उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाका है जहाँ से 90% तेल आता है उसको जो है वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज और वो पहुँच गई हिफाजत के लिए, जिसका मतलब ये कि अभी जंग का ख़तरा टला नहीं है। मुस्तकबिल में ये फिर छेड़छाड़ हो तो सकता है ईरान जो है फिर वो उस तरफ मुँह करे, लेकिन इस बार अगर मुँह करेगा तो पाकिस्तान की अफवाज वहाँ पे उसे डिफेंड करने के लिए मौजूद होंगी। बड़ी भयानक और बारीक सूरत हाल और नाजुक सूरत हाल में इसे कहूँगा। और जाते जाते एक दिलचस्प चीज़ सुन लीजिए, वहाँ पे जो सहाफ़ी हज़रात आए हुए थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं को 2 क्या नाम है गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, मैं उनका पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब वैसे तो बहुत अच्छी सारा कुछ हुआ है, दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन उनका जो चीज़ लैक कर रही थी वो कमांडिंग उसकी थी। और अगर आज इमरान खान इस मुज़ाकरात का हिस्सा होते तो हो सकता है कि इस मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाता। लेकिन चूँकि चलें अब इमरान खान तो नहीं है, वो तो अडियाला में बंद हैं। और इस सारी सूरत हाल में हमारा जो बेचारा वज़ीर आज़म है वो ज़रा दबा दबा नज़र आए। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जेडी वेंस उन्हें मिलने नहीं गए, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उन्हें जाके वहाँ मिलने गए थे। बड़ी अजीब सी बात है कि मुल्क हमारा है और उन्हें हमारे पास आना चाहिए, जैसे ईरानी वफ़द आया है जैसे और है। तो हमें जेडी ये मैंने रिपोर्टेडली मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि जनाब अली वो हो सकता नहीं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ उनसे ख़ुद मिलने गए। अब अगर ये गए हैं तो मेरे लिए तो यहीं से फिर वो मुझे उन सहाफ़ियों की बात समझ आती है कि अगर ये इमरान खान होता तो शायद इमरान खान इस तरह इस सारी चीज़ों पे बिहेव ना करता, वो डिफरेंटली बिहेव करता। सुबह के व्लॉग में आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।